वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये मैंने एक नई सीरीज शुरू की है बीईओ और पीसीएस 2024 के लिए। ये डे वाइज सीरीज़ है और ये है इसका डे 1। डे 1 में मैं आपको 2 वीडियो दूंगा। एक वीडियो तो जो है आपको मिल गया होगा, वो है संविधान का। संविधान में हमने जो है टॉपिक पढ़ा था वो है संविधान सभा। उसके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने पढ़ा, कैसे बनी, क्या क्या कैबिनेट मिशन था, सारा कुछ। और ये जो इसका सेकंड वीडियो है डे 1 में, उसमें आपको मिलेगा कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा। ठीक है, तो ये डे वाइज सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये टारगेट कर रही है बीईओ और पीसीएस 2024 को। ठीक है, आरओ वाले भी इसको देख सकते हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसमें हम देखिए केवल टू द पॉइंट बातें करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, केवल वो चीज़ें देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में ज़रूरी हैं। इसमें हम पूरा सब्जेक्ट या पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी रिवाइज नहीं करेंगे, केवल और केवल हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहाँ से पेपर में आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, उन्हीं को फोकस हम करेंगे। तो आज की डिवाइस सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, और देखिए डिवाइस सीरीज की एक खासियत और रहेगी कि जो भी टॉपिक इसमें शुरू होगा वो पूरा का पूरा एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि उससे जुड़े हुए जो पॉइंट है फिर आपको बाद में और ढूंढने पड़ रहे हैं, नहीं। एक ही वीडियो होगा डिवाइस सीरीज में और उसमें जो भी टॉपिक उठाया जाएगा वो कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे ही आप ये वाला टॉपिक पढ़ लोगे, है ना, जैसे अब यहाँ पर जो है टॉपिक है हमारा कृषि प्रणाली, जैसे ये वाला आप टॉपिक पढ़ लोगे वैसे ही कृषि का जो इम्पोर्टेंट लेटेस्ट डेटा है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट डेटा में यानी खेती में कौन सा जो है राज्य जो है उत्पादन में नंबर 1 है, खेती के जितने भी इंपॉर्टेंट फूड का जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको दे दिया जाएगा। तो डे 1 में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। 3 वीडियो मिलेंगी या 2 वीडियो मिलेंगी, उनमें सारा का सारा टॉपिक क्लियर होगा, बाहर से फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारी डे वाइज सीरीज़ का। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, जो कि मार्च में होने वाला है, या बीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रॉपर इसे फॉलो कर लीजिए। आज ही से इस डिवाइस सीरीज को फॉलो करिए, पेपर में आपका इस डिवाइस सीरीज से बहुत सारे सवाल फंसेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए आज बात होगी खेती की, कृषि की। देखिए आर्थिक और सामाजिक तरीकों के आधार पर कृषि या खेती को वर्गीकृत करना ही कृषि प्रणाली कहलाती है। जब किसी प्रक्षेप पर कृषि क्रियाएं जैसे फसल उत्पादन, मत्स्य, पशुपालन इत्यादि के अनुकूल लाभ प्राप्ति हेतु किसान जो विधियां अपनाता है उसे ही कृषि प्रणाली कहते हैं। तो कृषि प्रणाली क्या है? कृषि प्रणाली का अर्थ है कि फसल उगाने के लिए, मछली पालने के लिए, पशुपालन करने के लिए जो विधियां हम अपनाएंगे उन्हें कहा जाएगा कृषि प्रणाली। कृषि प्रणाली का तात्पर्य कृषि व्यवसाय के परस्पर सामंजस्य से है। सामंजस्य का मतलब होता है परस्पर जो है बैलेंस बिठाना। वस्तुतः कृषि प्रणाली किसी क्षेत्र विशेष पर शस्य प्रणाली यानी खेती करने का तरीका, कौमा पशुधन पशुओं को पालने का तरीका, और मछली पालने और कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन आदि के अनुकूलतम समायोजन एवं उनके अनुकूलतम लाभांश प्राप्ति हेतु किसान के पास उपलब्ध संसाधनों की विधियों से है। यानी जब भी हम खेती करते हैं तो देखिए किसान कभी भी अकेले खेती नहीं करता, वो खेती भी करता है, पशु भी पालता है, मछली भी पालता है, मुर्गियां भी पालता है। तो इनमें किस तरीके से बैलेंस बिठाया जाए कि सारी चीज़ें हमारी बढ़िया चलती रहें, इसी को कहा जाता है कृषि प्रणाली। अब कृषि प्रणाली काफ़ी तरीके की होती है। देखिए पहला है राजकीय खेती, दूसरा है पूंजीवादी खेती, तीसरा है निगमित खेती, चौथा है किसानी खेती, पांचवा है सामूहिक खेती, छठा है सहकारी खेती और सातवां है कृषि यंत्रीकरण इत्यादि। तो ये है कृषि प्रणाली के प्रकार। इन सबको हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में हम सबके बारे में जानेंगे, आगे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो भारत में कृषि प्रणालियों का रणनीतिक रूप से उपयोग उन स्थानों के अनुसार किया जाता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यानी कृषि प्रणालियाँ जो भारत की कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जैसे निर्वाह कृषि, जैविक खेती, औद्योगिक खेती। ठीक है, हाँ, पूरे भारत के क्षेत्रों में उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली खेती के प्रकार अलग अलग हैं। कुछ बागवानी, ले फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री तथा कुछ अन्य पर आधारित है। यानी क्षेत्र के हिसाब से खेती की प्रणाली अलग अलग होगी, ऑब्वियस बात है। सारे क्षेत्र एक जैसे नहीं है तो खेती की प्रणाली भी हमें अलग अलग अपनानी पड़ेगी। जैसे
भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ हिस्सों में अलग अलग जलवायु का अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, कहीं जलवायु ठंडी है, कहीं गर्म है, कहीं शुष्क है, कहीं मानसूनी है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र की कृषि उत्पादकता अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। भारत फसल की बड़ी पैदावार के लिए मानसून चक्र पर निर्भर है। ये भी बात सच है। हमारा किसान जो है आज भी बारिश के ऊपर निर्भर करता है फसल अच्छी हो इसके लिए। ठीक है, आगे देखिए। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को, इसकी डेट भी आप प्रॉपर याद रखना, पेपर में सीधी सीधी डेट आती है। 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के, उस समय उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई पंतनगर में। ठीक है, उस समय यूपी में ही था बट आज उत्तराखंड में हो गया है। बाद में इसका नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। जब बना था 1960 में तब यूपी में था, अब उत्तराखंड में है। अब जैसे ऊपर हमने देखा कि जो खेती की प्रणालियां हैं उनके अलग अलग नाम है, जरा देखते हैं। देखिए कृषि प्रणाली शब्द आमतौर पर कृषि के तरीकों, भूमि के स्वामित्व के प्रकारों को संदर्भित करती है। यदि कृषि को आर्थिक और सामाजिक कार्य प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो इसे कृषि प्रणाली कहा जाता है। और कृषि प्रणाली कितने तरीके की होती है देखते हैं। सबसे पहली जो कृषि प्रणाली है इसे हम लोग कहते हैं सहकारी खेती। देखिए, एक सहकारी कृषि समाज वह है जिसमें सदस्य अपनी भूमि को स्वेच्छा से जमा करते हैं और एक लोकतांत्रिक संविधान के तहत संयुक्त रूप से इसका प्रबंधन करते हैं। मई 1985 में पूना में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स द्वारा बुलाई गई सहकारी खेती पर संगोष्ठी इस निष्कर्ष पर पहुंची, ठीक है, कि लोगों को एक साथ मिलकर के खेती करनी चाहिए। सहकारी खेती का यह एक अनिवार्य तथ्य है, मतलब एक अनिवार्य तत्व है। इसके घटक सदस्य कृषि उद्यमों संबंध में प्रमुख निर्णय लेने के लिए अपने व्यक्तिगत अधिकारों और क्षमता को उनके द्वारा गठित एक सामान्य निकाय को स्वीकार करते हैं तथा उसके निर्णय को स्वीकार करते हैं। बेसिकली सहकारी कृषि क्या होती है, सामान्य रूप से समझिए, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे किसान इकट्ठे होते हैं और वो मिलजुल कर फैसला लेते हैं कि खेती क्या करनी है, बीज कितना डालना है, बीज कहाँ से लेना है। ठीक है, तो इससे एक तो जो है किसानों को चीज़ें सस्ती मिलती हैं, दूसरा सब लोग उसमें मिलकर के पैसा लगा रहे हैं तो जो है किसानों को थोड़ा आर्थिक लाभ भी इससे पहुँच जाता है और सब लोग एक साथ एक कमेटी के माध्यम से फैसला लेते हैं। वो कमेटी ही रुपया उपलब्ध करवाती है। इससे बड़े पैमाने पे किसी फसल का उत्पादन होता है और उसको एक साथ बेच करके किसानों को उनके लाभ के अनुसार पैसा बांटा जा सकता है। ये जो खेती है इसे हम कहते हैं सहकारी खेती। दूसरा देखिए, दूसरा है किसान के द्वारा खेती। खेती की यह प्रणाली उस प्रकार के संगठन को संदर्भित करती है जिसमें एक व्यक्तिगत कृषक खेत का मालिक, प्रबंध और आयोजक होता है, मतलब प्रबंधक और आयोजक होता है। यानी ऐसी खेती जिसमें किसान अपने स्तर से खेती कर रहा है, वही मैनेजर है, वही सब कर रहा है। वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने खेत के लिए निर्णय और योजना बनाता है, यानी खुद मालिक है वो। ठीक है, जो आमतौर पर खेती की अन्य प्रणालियों की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान स्वयं मालिक होता है और इसलिए सभी प्रकार के निर्णय स्वयं लेता है। इस प्रणाली की सामान्य कमजोरी यह है कि इसमें संसाधन कम होते हैं। अन्य प्रणालियों की तुलना में व्यक्ति कम होते हैं और एक कठिनाई विरासत के कानून के कारण है। एक व्यक्ति की जोत कम होती चली जाती है क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों का उस भूमि पर अधिकार होता है। कहने का मतलब यह है कि अभी अगर आप एक ही तरीके की खेती करें, मतलब आपके पास एक खेत है, मान लो आपके पास जो है 10 बीघा खेत है और 10 बीघा खेत के आप जो है मालिक हो, आप इस पर खेती कर रहे हो, स्वतंत्र रूप से खेती कर रहे हो, किसी का दबाव नहीं, आपका जो मन हो रहा है आप उगा रहे हो, जो मन हो रहा है नहीं उगा रहे हो, लाभ हानि सब आप ही का है। लेकिन अब मान लो आपके 5 संतानें हो गई, अब आपके 5 संतानें हो गई, 5 बेटे हैं, तो अगली जो पीढ़ी जाएगी उसको ये 10 बीघा खेत नहीं मिलेगा, उसको एक बच्चे को 2 बीघा मिलेगा। तो इस प्रकार की खेती में समस्या ये है कि जब बच्चा अगली पीढ़ी में पहुंचता है तो उसके पास जो कृषि का आकार है वो छोटा होता चला जाता है, क्योंकि अब पिताजी के पास 10 बीघा थी लेकिन पिताजी के 5 बेटे हैं तो उनको फिर 2-2 बीघा ही मिलेगी। हाँ, बीच में वो भूमि को बढ़ा लें वो बात और है, लेकिन इसमें कृषि की जोत का आकार कम ही होता चला जाता है, वही यहाँ पे समझाया गया है।
राज्य के द्वारा खेती कैसे होती है देखिए जरा। राज्य कृषि जैसा कि नाम से संकेत मिलता है सरकार द्वारा प्रबंधित की जाती है, यानी इसके मैनेजर कौन होती है, सरकार होती है। यहाँ संचालन और प्रबंधन सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सूरतगढ़ खेत और उत्तर प्रदेश में बहराइच में राज्य खेत प्रणाली इसके उदाहरण है, यानी यूपी में भी हो चुकी है और राजस्थान में भी हो चुकी है, यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो। लेकिन ऐसे फर्म ज़्यादा नहीं होते और वे आम तौर पर किसी संस्था या एफसीआई से जुड़े होते हैं या वे खुद किसी खास काम के लिए संस्थाएं होती हैं। पर्यवेक्षण फर्म मैनेजर अथवा फर्म प्रभारी द्वारा किया जाता है, जो कि एक सरकारी अधिकारी होता है। सभी मजदूरों को दैनिक या मासिक वेतन के आधार पर रखा जाता है और उन्हें कृषि नीति तय करने का कोई अधिकार नहीं होता। यानी अगर सरकार आपसे खेती करवाएगी तो जैसे सरकार बताएगी वैसे आपको करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना सरकार कहे उतना करिए, बदले में सरकार जो है आपको पैसा देगी। ठीक है, खेती कैसे करनी है, कौन सा बीज लगाना है, कब बीज लगाना है, ये आपका फैसला नहीं होगा, सब अधिकारी बताएंगे। यानी कृषि नीति कृषि नीति तय करने का आपको अधिकार नहीं है। प्रोत्साहन की कमी के कारण ऐसे फार्म बहुत अधिक भुगतान कर पाने में असक्षम होते हैं। कृषि नीति आमतौर पर शीर्ष पर बनाई जाती है, जबकि खेती एक ऐसा पेशा है जिसके लिए तत्काल और मौके पर निर्णय की आवश्यकता होती है। ऐसे फार्मों में संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि समय पे उपलब्ध नहीं होते, इसलिए उनका पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी सरकार जब खेती करवाती है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि सरकारी काम है तो अधिकारी फैसले लेते हैं और अधिकारी बैठे होते हैं एसी कमरों में, और खेती पे फैसले उसको लेने पड़ते हैं, मतलब उसको लेने चाहिए जो खेत में मौजूद हो, वही तो सही बात बता पाएगा। इसी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में कमी हो जाती है और पैसा तो बहुत होता है सरकार के पास, लेकिन जब आवश्यकता होती है तब किसान को नहीं मिल पाता, इसीलिए ये खेती जो है पूरी तरह से सफल नहीं कही जा सकती। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे है पूंजीवादी खेती या एस्टेट खेती। ये क्या होती है भाई? ऐसे खेत का प्रबंधन और स्वामित्व अमीर व्यक्ति या पूंजीपति के पास होता है। ऐसे फर्मों का आकार काफ़ी बड़ा होता है तथा प्रबंधन भी काफ़ी कुशल होता है, यानी बिजनेस के तरीके से खेती होगी। ठीक है, ये खेत व्यक्तियों या शेयर धारकों के स्वामित्व में होता है। संसाधन प्रचुर मात्रा में है, नवीनतम कृषि जानकारी के उपयोग से इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसीलिए ये काम करते हैं। चीनी कारखानों के खेत, रबर, कॉफ़ी और चाय के बागान ऐसी प्रणालियों के एग्जाम्पल हैं। हम लोग चीनी की खेती करते हैं, चाय की खेती करते हैं, कॉफ़ी की, तो ये प्रॉपर बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है और बड़े पैमाने पर होती है। प्रबंधन का भुगतान किया जाता है और सामान्य नीतियाँ प्रबंध निकाय या निदेशक मंडल द्वारा तय की जाती हैं। ये खेत भारत में बहुत आम नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नए विकसित कृषि देशों में ये आम रूप से देखने को प्राप्त होते हैं। मतलब जो विकसित देश है वहाँ पर ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ इतना ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो कंपनी हमारे खेत में कब्जा कर लेगी। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले कृषि कानून आया, तो उसमें यही तो कहा गया था कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, लेकिन किसान धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी ज़मीन जो है कब्जा हो जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। प्लस हमारे नेता भी बहुत ठलुआ हैं, वो आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर इस वजह से यहाँ हो नहीं पाया। ठीक है, हाँ, इस तरह की खेती के फायदे अच्छे पर्यवेक्षण, मजबूत संगठनात्मक संरचना, पर्याप्त संसाधन आदि हैं। इसकी कमजोरियाँ यह है कि यह सामाजिक आर्थिक असंतुलन पैदा करता है और वास्तविक किसान खेत का मालिक नहीं होता है ना। तो ये इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, फिर होती है साथियों सामूहिक खेती। सामूहिक खेती क्या है, चलिए जानते हैं। सामूहिक खेती नाम का तात्पर्य भूमि के सामूहिक प्रबंधन से है, जिसमें एक ही गांव के रहने वाले लोग बड़ी संख्या में परिवार या ग्रामीण अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशुधन, मशीनरी इत्यादि का प्रयोग करते हैं एक साथ। उच्चतम शक्ति वाला एक सामान्य निकाय का गठन किया जाता है जो खेत का प्रबंधन करता है। ये संसाधन तब किसी परिवार या किसान के नहीं बल्कि समाज या सामूहिक होते हैं, मिल करके सब लोग खेती कर रहे हैं। अगर कोई किसान इससे अलग होना चाहे तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वह अपने हिस्से से नहीं जा सकता। ठीक है, अपने संसाधन से नहीं जा सकता, संसाधन जो लगाए वो लग गया, उसके हिस्से के एवज में पैसा उसे दे दिया जाएगा। यह व्यवस्था रूस में शुरू हुई थी। इस व्यवस्था में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें व्यक्ति की कोई अपनी आवाज़ नहीं होती, यानी जो संस्था फैसला लेगी वही मानना पड़ेगा। खेती आमतौर पर बड़े पैमाने पर की जाती है, इसीलिए ज़्यादातर मशीनीकृत होती है। यह प्रणाली भारत में प्रचलित नहीं है, लेकिन दुनिया के साम्यवादी देशों में आम है। साम्यवादी देश का मतलब हो गया जैसे चीन है, रूस है, यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। आगे है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए आगे नहीं आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसी के लिए तो हंगामा मचा रहा था।
भारत में एक और कृषि प्रणाली उभर रही है जिसे कहा जाता है अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रणाली में मैं बताऊंगा कैसे कर लेते हैं। इस प्रणाली में व्यक्तिगत स्वामियों से दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर भूमि ली जाती है। भूमि स्वामियों के स्वामित्व में रहती है, लेकिन कृषि नीति में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। उन्हें जमीन का किराया मूल्य दिया जाता है। यह विकसित देशों की अच्छी प्रणाली है जहां जोतें बड़ी हैं, लेकिन भारत में 75% किसान छोटे और सीमांत हैं। अगर उन्होंने अपनी ज़मीन को पट्टे पर दे दिया तो उन्हें नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और लंबी अवधि में भूमिहीनता की भी संभावनाएं हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि सीधे सीधे कंपनी जो है आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि साहब देखो ये है हमारा बीज, ठीक है। जैसे मान लो अब कोई केचप बनाने वाली कंपनी है, कोई टमाटो केचप बनाती है, मान लो किसान एक कंपनी है वो टमाटो केचप बनाती है, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी, साहब ये रहा हमारा बीज, ये टमाटर का स्पेशलाइज्ड बीज है, इस बीज को आप अपने खेत में उगाइए और हमें इतना उत्पादन आपके खेत से चाहिए, ठीक है। उसके बदले में आपको पैसा दे दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे पूरा होगा, कंपनी आपका जो मेहनताना है, जो पैसा है वो आपको देगी और बदले में जो आपने फसल उत्पादन किया है उसको ले जाएगी। पंजाब में इस तरीके की खेती होती है, लेकिन इसके ड्रॉबैक भी हैं कि अगर मान लीजिए बीज आपने किसी को बेच दिया या फसल नहीं हुई तो फिर कंपनी आपको कुछ भी रुपया नहीं देगी, तो ये एक ड्रॉबैक भी है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कृषि के प्रकार। पहला है प्रारंभिक जीविका तथा निर्वाह कृषि। इस प्रकार की खेती किसानों के परिवार की जरूरतों को पूरी करने के लिए की जाती है। परंपरागत रूप से छोटे उत्पादन पर उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा घरेलू श्रम के निम्न स्तर का प्रयोग किया जाता है। निर्वाह खेती को आगे गहन निर्वाह तथा आदिम निर्वाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, इन शॉर्ट एक लाइन में ये समझो, निर्वाह जो कृषि है उसका मतलब ये है कि इसमें किसान जो खेती कर रहा है वो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर रहा है बस, और उसका खेती करने का कोई उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि फसल को ले जाकर मंडी में बेचेगा और पैसा कमाएगा, नहीं। सिंपल सी बात है, उसका उद्देश्य है अपना पेट भरना, बात खत्म, ठीक है। दूसरा है, देखो अब ये जो इसके टाइप है गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह, ये इसी के टाइप है, कोई अलग से नहीं है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? देखिए, वाणिज्यिक कृषि में हम लोग क्या करते हैं, जो फसल का उत्पादन करते हैं वो खाने के लिए नहीं करते हैं बल्कि बाजार में बेचने के लिए करते हैं। इसमें जो भी फसल हम उगा रहे हैं उसको हम खाएंगे नहीं, बाजार में बेच डालेंगे और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है पैसे कमाना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए चाय का उत्पादन है तो चाय खाई थोड़ी जाती है, ठीक है, या तंबाकू है तो तंबाकू का जो प्रोडक्शन हो रहा है ये पूरी तरह से वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत हो रहा है। किसान का सीधा सा उद्देश्य है कि मैं फसल उगाऊंगा, बाजार में जाके बेचूंगा और खूब सारा रुपए कमाऊंगा। इस प्रकार की कृषि को कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, ठीक। दूसरा, वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब इसमें क्या होगा, वाणिज्यिक खेती तो होगी यानी पैसे के उद्देश्य से होगी, लेकिन उगाया क्या जाएगा, अनाज उगाया जाएगा। अनाज भी कौन सा, गेहूं और मक्का, सिंपल सी बात है। ये कहाँ होती है, तो ये बेसिकली अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में होती है, क्योंकि वहाँ पर जो मक्का है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए बहुत बड़ी आबादी पर सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र में ये अनाज फसलें बोई जाती हैं और इनका जो है बड़े पैमाने पे उत्पादन करके इनको बाजार में बेच दिया जाता है, ठीक है। चलो अगला टाइप है हमारा रोपण कृषि। ये क्या है, ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल का मतलब क्या है, एक प्रकार की फसल। जैसे हमने क्या किया, पूरे के पूरे क्षेत्र में अंगूर बो दिया, अंगूर की फसल करी और बाद में क्या किया, इस अंगूर की फसल को शराब बनाने वाली कंपनियों को, वाइन बनाने वाली कंपनियों को बेच डाला, तो ये हो गई अंगूर की रोपण कृषि। आई बात समझ में? हाँ जी। फिर आती है क्या, फिर आती है मिश्रित कृषि। इस प्रकार इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने तथा पशुपालन के लिए भी किया जाता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें खेती तो कर ही रहे हैं लेकिन खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। तो अगर पेपर में ये सवाल कई बार आ चुका है कि मिश्रित कृषि क्या होती है, तो मिश्रित कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जा रहा है, दोनों चीज़ें की जा रही हैं। फिर है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या है भैया, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले कहाँ होती है, तो ये होती है जंगलों में ही हो सकती है और आदिवासी लोग ही इसको करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पर चकबंदी हो चुकी है वहाँ पर ये नहीं हो सकती, किसी भी हालत में लाठी डंडे चल जाएंगे अगर आपने इसको किया तो। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जंगल के एक हिस्से को काट करके साफ करेंगे, ठीक है, उसको जला देंगे और फिर जंगल के उस हिस्से में खेती करना शुरू करेंगे।
इस प्रकार की जो खेती होती है पूरी तरीके से नेचुरल होती है, ऑर्गेनिक होती है। इसमें रासायनिक खाद कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे होता क्या है, इससे होता है कि जैसे ही आप उस खेती में 2-3 फसलें कर लोगे, ज़मीन का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, और ज़मीन का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो फिर वो ज़मीन आप छोड़ करके चले जाएंगे, जहाँ पर खेती कर रहे थे उसको छोड़ करके चले जाएंगे, और फिर जंगल में किसी और स्थान पर जा करके आप जंगल को काट करके साफ करके वहाँ खेती करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसान एक जगह रहकर खेती नहीं करता, अपनी ज़मीन को 4 साल में 5 साल में बदलता रहता है, इसीलिए इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। ये जंगलों में और आदिवासियों के द्वारा ही की जा सकती है, और वही संभव है। शहरी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर चकबंदी हो चुकी है वहाँ पर आप ऐसे नहीं करेंगे। अगर आपने मेड़ थोड़ी सी भी सरका ली तो लाठी डंडे चल जाते हैं, गोलियाँ चल जाती हैं। हमारे यहाँ तो पश्चिमी यूपी में तो लोगों को मार तक डालते हैं ज़मीन के विवाद के पीछे, के साहब इन्होंने हमारी मेड़ जो है सरका ली, थोड़ा खेत काट लिया। तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4-5 साल कहीं खेती कर रहे हो फिर कहीं और कर रहे हो तो लाठी डंडे चल जाएंगे। तो ये जो है जंगलों में ही संभव है। लिखा है ना, देखिए, भूमि की उर्वरकता समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, ठीक, और किसान नई भूमि पर चला जाता है। तो ये जंगलों में ही संभव है, हमारे यहाँ संभव नहीं है। और लास्ट टाइप इसका और देख लो, वो है जलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया तथा भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये जो है खेती होती है। इस प्रकार की खेती में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, भेड़ पालते हैं, ऊँट पालते हैं, मवेशी पालते हैं, याक पालते हैं, बकरियां पालते हैं। और ये पशुचारक उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल इत्यादि का उत्पादन करते हैं, बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें एक पॉइंट और देख लो यार, फिर इसके आगे की चर्चा जो है हम लोग कल कर लेंगे अगली क्लास में। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? यार ध्यान रखना, भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस पॉइंट को सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, भारत में कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? कहाँ गया ये रहा, भारत में कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो देखो, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं 20 और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15। ये दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी तो देख लीजिए इसमें ऐसा कुछ, तो एक पॉइंट और देख लो। अच्छा, ये पॉइंट देख लीजिए, कौन सा, एग मार्क वाला पॉइंट देख लो। अच्छा, ये वाला एग मार्क इंपॉर्टेंट है। एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंध उत्पादकों की ग्रेडिंग तथा मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 1938 के बाद से यह योजना अब तक लागू है, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए, ये है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। ये योजना कब से संचालित है? 1998 संचालित है, और इसमें जो है किसानों को लोन मिलता है। तो ये केसीसी आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है ये, ठीक है। और एक पॉइंट और देख लेंगे, फिर ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हार्वर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। जैविक कृषि का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। हम लोग उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक तरीकों को अपनाएंगे जिससे जमीन जो है प्रदूषित ना हो। जैविक कृषि को अपनाने वाला पहला देश है क्यूबा, और भारत में 100% ऑर्गेनिक करने वाला पहला स्टेट है सिक्किम। ये भी ध्यान रखना, सिक्किम में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ खत्म। अगली क्लास में आपको खेती का लेटेस्ट डेटा दे दूंगा, और उसी के साथ खेती वाला चैप्टर हमारा आज फाइनली समाप्त हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डिवाइस सीरीज में बने रहिए। अगर पक्का सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीईओ में तो